गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे हिंदी 9th स्टैंडर्ड की हिंदी की 12वीं कहानी यानी कि रानी। रानी के अंदर जो हम बोलते हैं लेखक लेखक इसमें है लेखिका। लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न ऊपर का है कि जो जन्म तिथि है उसकी वो 1907 है और निधन जो उसका है इसमें 1500 लिखा है मगर वो है 1983। अब हम आगे बढ़ते हैं तो पहले जो लेखिका है उसका परिचय देते हैं। लेखिका का परिचय इस तरह से है कि वो हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा, उसका पूरा नाम महादेवी वर्मा, और निज भरी दुख भरी बदरी और तुम को नींव में ढूंढा तुमको ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदयी भावुक अत्यंत संवेदनशील और समग्र नींव सृष्टि पर आकुंश वासण करने वाली छायावादी युग की अप्रतित रचनाकार है। छायावादी युग में 4 स्तंभ गिने जाते थे। कितने गिने जाते थे? 4 स्तंभ। तो 4 स्तंभ के अंदर प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला वो 4 थे जो एक छायावादी कहानीकारों के रूप में प्रख्यात थे। इनमें से प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा और पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली की रचना के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए, महादेवी धीर गंभीर और दर्द के दास्तान सुनने वाली कवियत्री के रूप में पहचानी गई है। फर्रुखाबाद में यानी कि उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रलब्धा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई है। मुख्यतया महादेवी कवित्री की ही नहीं किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना, कैसी रचना? स्मृति की रेखाएं जैसी रचना द्वारा उत्तम गद्यकार रेखाचित्र के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही। प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य रही। कहाँ पे प्राचार्य रही वो? प्रयाग विद्यापीठ के अंदर। और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुपम योगदान दिया। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यागीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति के रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी, जो एक घोड़ी है उसके ऊपर ये पूरा जो हमारा जो कहानी है वो लिखी गई है। रानी के 2 साथी थे, निकी और रोजी के साथ आई है। सम्मिलित जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली से चित्र अंकित किया गया है। ऐसा लगता है कि नेवला, यह कुत्ती और घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। अब बच्चे हम यहाँ पे देखेंगे कि रानी की कहानी के अंदर क्या क्या कहानी के अंदर आता है। तो हमने पहले बोला कि 3 चीज़ जो खास याद रखने हैं कि कौन कौन से जीव यहाँ पे थे। एक नेवला, एक कुत्ती और एक घोड़ी। ये 3 चीज़ यहाँ पे महादेवी ने अपनी कहानी के अंदर उसको समावेश किया गया है। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से गहरा प्रेम था। उन्होंने ये कहानी के अंदर उसको मार्मिक स्मरण लिखा है कि एक घोड़ी का उसका नाम था रानी। लेखिका को बचपन से ही बहुत प्यार था, यानी कि घोड़ियों के प्रति यानी कि पशुओं के प्रति उसको बहुत प्यार था। लेखिका रानी ने साथ निकी यानी कि नेवला, जो निकी उसका नाम है मगर वो जो है वो नेवला है, रोजी यानी कि एक कुतिया है, उसको भी महादेवी ने यहाँ पे बहुत दिलचस्प रूप से यहाँ पे हमको प्रस्तुत किया गया है। बचपन में इंदौर में रहती थी। कहाँ पे रहती थी महादेवी? इंदौर में रहती थी। वहाँ अंग्रेज, यानी कि ये कहानी है हमारा यानी कि हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, ये तब की कहानी है। यानी कि अंग्रेज के जो बच्चे रहते थे वो गधे की सवारी करते देखकर उसको बहुत अचरज हुआ। अंग्रेज को बच्चों को गधे पे सवारी देखकर उसको अचरज हुआ कि ये क्या हो रहा है।
उन्होंने सुना था कि गधे पर अपराधियों को बैठाया जाता है। ये किसने बोला था उसको? उसके एक नौकर रामा ने। तो नौकर रामा ने कहा था कि जो अंग्रेज के बच्चों को इंग्लैंड के अंदर यानी कि विलायत के अंदर जो सज़ा देते हैं, तो बाद में सज़ा देने के बाद उसको यहाँ पे गधे की सवारी भारत के अंदर देनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ विलायत में गधे नहीं है, इसलिए उसको कहाँ पे भेजा जाता है? भारत के अंदर। महादेवी और घर के दूसरे बच्चों ने कहा कि घोड़े पर बैठने का अधिकार हमें भी है। उसको घोड़ी पसंद आ गई थी। उसको बोला, उसके पापा को बोला उसने कि हमको घोड़ी चाहिए ही चाहिए, किसी भी तरह हमको घोड़ी चाहिए, हम भी घोड़े पर बैठेंगे। पिताजी ने पूछा, क्या सफ़ेद टट्टू पर बैठेंगे? टट्टू यानी कि जो खच्चर रहते छोटे छोटे और गधे रहते, उसको बोलते। महादेवी ने कहा कि सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है, जो सफ़ेद टट्टू होता है ना, वो गधा होता है। उस पर तो जो दंड होता है, जिसको दंड दिया जाता है, उसको बैठाया जाता है। बच्चों की मांग पर रानी नाम की एक घोड़ी आ गई। उसके लिए छुट्टन नाम का एक रईस साइस रखा गया, यानी कि एक नौकर रखा गया, जिसका नाम था छुट्टन। घोड़ी के रख रखाव प्रबंध किया गया। रानी घोड़ी का पूरा नाम, यानी कि पूरा नाम रानी का क्या था? तारा ताज रानी। उसको पहले ताज रानी बुलाया जाता था, मगर बच्चों ने सबने मिलकर उसका नाम सिर्फ रानी रखा। ताज रानी को देखकर बच्चों को कुछ अधिक अच्छा न लगा। पहले तो घोड़ी से उसको लगाव नहीं था, इसलिए उसको घोड़ी बहुत पसंद नहीं आई। बाद में रानी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर घोड़ी थी। उसके चमकदार रंग पर दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती है। उसका चॉकलेटी रंग, कैसा रंग था? चॉकलेटी रंग। झूलता अयाल, जो उसके ऊपर जो बाल रहते हैं उसको बोलते हैं झूलता अयाल। पारदर्शी जैसी आंखें, उजले दांत, लाल जीभ, गुलाबी होठ, मोरछलसी पूंछ और गट्ठा हुआ शरीर, यानी कि मजबूत उसका शरीर। बच्चे रानी से हिल मिल गए, यानी कि सब अपने रानी से बहुत प्यार करने लगे। उसके शरीर पर खेलते, लिपटते, झूलते और अयाल में फूल खोजते, यानी कि उसके जो बाल रहते थे उसमें क्या करते थे वो लोग? फूल लगाते थे। रानी उसकी मित्र बन गई। वह पैर पटक कर, हिल हिलाकर बच्चों को अपने पास बुलाती थी। जीत आदि खरीदकर घोड़ी पर सवारी करने का इंतजाम किया गया, किंतु बच्चों को मनमानी करना चाहते थे। मनमानी किए बिना उसे संतोष नहीं हुआ था। एक दिन रानी की नंगी पीठ पर महादेवी बैठ गई। महादेवी क्या हुआ कि उसकी जो नंगी पीठ, यानी कि उसके ऊपर कुछ लगाया हुआ नहीं था और एमने ऐसे ही बैठ गई। वे रानी का अयाल पकड़े थी। रानी इस तरह सवारी करने वाली दुल की चाल में इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी, क्योंकि वह नंगी पीठ पर बैठने वाले बच्चों की कमजोरी जानती थी। रानी भी समझ रही थी कि बच्चे अपनी नंगी पीठ पर बैठने के बाद उसको भगाया नहीं जाता, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसको दौड़ा के बच्चों को संतोष देते हुए थी। नन्ही महादेवी रानी की पीठ पर ही भाई ने अपने हाथ की पतली, यानी कि एक छड़ी, यानी कि एक सोटी लगाई। यहाँ पे? पैर पे। जब पैर पे और रानी भड़क गई और तेजी से भागने लगी। कुछ देर तक महादेवी ने खुद को संभाला, किंतु जल्दी ही जमीन पर गिर पड़ी। फिर तो कई दिनों तक उन्हें बिछाने पर रहना पड़ा। रानी इतनी देर जो जोर से दौड़ी, तो क्या हुआ? उसके ऊपर सवार थी रानी, यानी कि महादेवी। तो महादेवी उस पर से गिर पड़ी और कितने दिनों तक उसको कहाँ कर रहना पड़ा? बिस्तर पर रहना पड़ा, क्योंकि उसको चारों तरफ से चोट लग गई थी। नानी ने महादेवी के भाई के जन्मदिन पर शेर के मुंह वाले सोने के कड़े भेजे। रानी के नानी ने, जो उसकी नानी थी, उसके भाई का जन्म दिवस था। रानी का जो भाई का जन्म दिवस था, यानी कि सॉरी, महादेवी का जो भाई था उसका जन्मदिन था, तो रानी के लिए उसने मुंह में रखने वाले जो रहते हैं ना कड़ा, उसको एक सोने के कड़े भेजे। बच्चों को रानी से प्रेम था। वे गए और कड़े रानी के कानों में पहना दिए। फिर बच्चे सब कुछ भूल गए। कड़े न देखकर शाम को पूछताछ हुई, किंतु कड़ों का कहीं पता चला नहीं, यानी कि कड़े जो लगाए थे कान के अंदर, वो कड़े खो गए।
एकाएक बाबूजी यानी कि महादेवी के जो पिताजी थे उसका ध्यान रानी की ओर गया और अपनी कान को खुरो खुर यानी कि वो अपने कानों से पैरों से कान को खोद रही थी, हिना रही थी। बाबूजी ने वहाँ की मिट्टी हटाने का कहा, यानी कि रानी जहाँ पे खड़ी थी वहाँ की जो अंदर की मिट्टी थी उसको वहाँ निकालने को बोला कि यहाँ से निकालो, शायद उसमें कुछ मिलेगा। तो सोने के कड़े किसी ने वहाँ पे छिपा दिए थे। रानी ने एक शिशु को जन्म दिया। बच्चों ने पूछा, यानी कि रामा से बच्चों ने पूछा कि ये बच्चा कहाँ से आया है। रामा ने बताया कि ये जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। तो रानी के भाई ने यानी कि महादेवी के भाई ने पूछा तो रामा ने बोला कि अभी कुछ और है अंदर। तो रामा ने स्वीकृति से बोला कि हाँ, रानी के पेट के अंदर अभी कुछ और भी है। तो सबने मिल के यानी कि आइडिया कैसा सूझा कि चलो सब हम मिल के रानी के जो पेट है उसको तोड़ के जो अंदर का बच्चा है रानी के पेट के अंदर, तो महादेवी ने सबने सोचा कि उसको चीर कर बाहर निकाल दे, क्योंकि रानी इसी वजह से परेशान हो रही है। तो उसके पेट को चीर के उसको में से बच्चा निकाल देते और बाद में रानी अच्छी हो जाएगी। तो बाद में सोचा कि अरे यार, ये सुझाव तो अच्छा है, मगर पेट को तोड़ने के बाद अब छीएंगे कैसे उसको। तो बालिका महादेवी ने भाई ने सुझाव दिया कि चाकू से रानी का पेट चीर कर अंदर जीव को बाहर निकाल दिया जाए, परंतु साग कटने का चाकू लाया तो महादेवी का साहस नहीं हुआ। बाद में एक समस्या और उसका ध्यान गया, पेट चीर डालने पर वह कैसे सिला जाएगा, मुंह डोरा का काम चलेगा नहीं। रामा के पास बड़ा सुझाव मिलना असंभव है, क्योंकि रामा उसका सुझाव देगा नहीं। तो इसलिए सुझाव व्यवहार में न लाया जा। शिशु ने बड़ा होने पर सब उनके साथ खेलने लगे और पेट में रहे जीव को प्रति उसका क्रोध भी शांत हो गया। इस तरह से पूरी हमारी कहानी है जो घोड़ी के ऊपर है। इसमें महादेवी वर्मा ने अच्छी तरह से हमको, अब हम कहानी को आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने अभी तक देखा कि रानी की जो पूरी कहानी है उसका सार हमने देखा कि कहानी के अंदर क्या क्या आ रहा है। अब हम कहानी को यहाँ पे पढ़ेंगे। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़े और सवारों का आधिक्य था। यानी कि जब वो क्या हुआ था, इंदौर क्या था, एक रियासत थी। रियासत होने के कारण वहाँ पे बहुत सारे घोड़े और सवारों की बहुत ज़्यादातर संख्या थी। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे छोटे टट्टू यानी कि सफ़ेद गद्धों कि जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया पे है। यहाँ पे हमने रामा ने समझाया है कि वो छोटे छोटे टट्टुओं पर अंग्रेजों को क्यों बिठाया जाता है। पर घूमते देखते थे रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों और गधे पर चढ़कर देश निकाल देता था। यानी कि रामा ऐसा बोलता था सबको कि ये जो अंग्रेज के बच्चे हैं, हमने पहले अभी बताया था उसी तरह कि जो अंग्रेज के बच्चे होते हैं जिसको सजा मिलती थी उसको यहाँ पे गधे पे बिठाया जाता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इनको दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। उन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत में भेजा जाता था, क्योंकि वहाँ पे ये वाहन नहीं है, यानी कि गधा यहाँ वहाँ पे नहीं है, इसलिए उसको यहाँ पे सबको भेजा जाता था। यानी कि अंग्रेज को बच्चों को सजा जब मिलती थी तो वो कहाँ पे भेजते थे, भारत में, क्योंकि भारत में गधे थे, उसकी वजह से उसको यहाँ पे दंड के रूप में यानी कि सजा के रूप में उसको यहाँ पे बिठाया जाता था। एक दिन हम तीनों ने यानी कि महादेवी जो वर्मा है उसके भाई सब साथ मिलकर एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र यानी कि मेमोरेंडम दिया, यानी कि चेतावनी दी कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना हमारे साथ अन्याय है। क्या है? हमारे साथ अन्याय है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए।
ये कौन बोल रहा है? महादेवी वर्मा। किसको बोल रही है? अपने पापा को। यानी कि मेमोरेंडम दे दिया, उसको चेतावनी दे दी कि हमें किसी भी तरह घोड़ा चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, क्या सफेद टट्टू पर बैठोगे आप? तो तुम कहो, यानी कि सबको पूछा कि तुम कहो कि 60 ठेलठेलाट यानी कि उपरांत अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया। यानी कि रानी ने महादेवी वर्मा ने उत्तर दिया कि सफेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान में वज्रत्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामद में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाजा लगाया गया। यानी कि उतना बड़ा दरवाजा नहीं था कि जिसकी वजह से घोड़ा अंदर आ सके। इसकी वजह से क्या हुआ कि नया दरवाजा लगाना पड़ा। अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाजा लगाया गया। उसको मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि उसकी देख रेख के लिए छुट्टन नामक का एक साइस रखा गया। यानी कि छुट्टन नाम का साइस रखा गया, क्योंकि जो घोड़े को यानी कि घोड़े की जो देखभाल के लिए किसी आदमी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसको खाना पीना, उसको मालिश करना, सबकी वजह से एक आदमी को रखना पड़ता है। तो साइस यानी कि दो घोड़ा देख रखने के लिए रखा गया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए मकान में कोई परिवर्तन न, कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि रामा को कभी नौकर कहा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने में अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिचड़ी और दरवाजे में परिवर्तन नहीं हो सकी, जिसके हम रोजी और निकी के साथ कूदने के कष्ट में मुक्त हो सकते थे। यानी कि रोजी और निकी, जो हमने पहले बोला था कि रोजी कौन है और निकी कौन है। बाबूजी से यह सुनकर भी वह टट्टू हमारी सवारी के लिए लाया है। हम सब 4-5 दिन उसके रुष्ट और अप्रसन्न से घूमते रहे, परंतु अंत में हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। यानी कि हमने रानी से अपनी मित्रता कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसका नाम ताज रानी है। उसको यह ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा को और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हमने प्रति बड़े सदैव हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी हम वहाँ की कहानी में रानी की तरह निकाली दी गई। यह कल्पना करते हैं कि हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा में पिघल गया और हम उससे अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। हमने ताजमहल की कहानी सुनी थी, सभी प्रकार की कहानी सुनी थी। उसकी वजह से हमको क्या हुआ था कि रानी के प्रति बहुत लगाव होने लगा, और लगाव होने से हमें रानी को घुमाते रहते थे। यानी कि ऊपर तो नहीं बैठ सकते, बैठना तो किसी को आता नहीं था, इसलिए उसको घुमाते रहते थे। बस बाद में पता चला कि ये तो ताजमहल का यानी कि ताज रानी है, इसकी वजह से उसको क्या करना पड़ता था, हम ज़्यादा से ज़्यादा आराम देने लगे। इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में वसी रही, जैसी हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी, खड़े छोटे कानों से बीच के माथे पर झूलता अयल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फूला फूला कर चारों ओर से गंध लेती रहती थी, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देखे हुए गुलाबी होठों वाले लंबा मुंह। ये पूरी जो हम अभी बता रहे हैं कि रानी की किस किस तरह से उसकी खूबियाँ थी, वो उसमें कभी कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें लिखना पड़ता है कि रानी किस तरह से दिख रही थी।
लाल जीभ की झलक देखते हुए ही गुलाबी होठों वाले लंबा मुंह और लो चबाते रहते हुए क्षति विचित नहीं होती थी। ऊंचाई अनुपात, आगे देखते हैं कि ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ को मक्खियों से उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उड़ती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने से बुद्धि नहीं थी, परंतु इसकी दीर्घकाल के उपरांत स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे कि किसी अदृश्य स्नायु से लिखी अक्षर ज्ञानी के ताप के प्रत्याप होने लगता है। अब हम बार बार सोचते हैं कि कुछ और छोटी क्यों न हुई होती है। हम रोजी और निकी के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते, यानी कि हमारा कमरा का जो दरवाजा था वो छोटा था, इसकी वजह से रानी अंदर आ सकती नहीं थी। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा हमारी अराजकता के कार्यकाल बना। बरामदा में छोटे घोड़े बांधने के लिए बड़ा बनाया नहीं जाता था, अतः दीवार में एक खुली अलमारी और कई आतोताक कि इन्हें हमारी स्वेच्छाएं विस्थापित और शरणार्थी के खिलौने पर पारिस्थापित होने लगा। रानी की गर्दन में झूल झूल कर हमने उसके कानों और अयालों में फूल खोज खोज कर उसके बिस्कुट, मिठाई और आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उसे ऐसी मित्रता कर ली कि न हमें न देखते पर वो अस्थिर होने लगती थी और पैर पटकने लगती थी। जब हमको देखती नहीं थी तो क्या कर रही थी, खीर हिलाने लगती थी और अपने पैर को पटकाने लगती थी। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहनी के लिए सामान्य छोटी एक सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े घेरे वाले ऐसी जीन बनाई गई कि जिसे संतुलन होने पर भी गिरने का भय न रहा था। घोड़े के ऊपर क्या लगाया जाता था, जीन। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते हैं और छुट्टन के साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सबसे पहले भाई बहन घूमते और स्कूल में लौटने पर तीसरे पहर यानी कि संध्या के समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति में संतुष्टि हो सकती थी नहीं, यानी कि संतुष्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि बार बार एक ही टाइम, पूरे दिन के अंदर एक ही टाइम घूमने का टाइम मिलता था। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर हम स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था, यानी कि घोड़ी बांधी हुई थी और स्टूल पे चढ़ के हम घोड़ी पे चढ़ जाते थे, मगर उसमें संतोष नहीं हो रहा था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर के सब सो जाने पर, यानी कि घर में सब सो गए थे, तो हम रानी को खोलकर बाहर ले गए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी अपने अधूरी शिक्षा को पूरी परीक्षा लेने लगे। यह स्वाभाविक था कि ताज रानी हमारी अराजकता प्रकृति के प्रभावित हो जाती थी। वास्तव में बालकों के चेतावनी से विभिन्न स्तरों पर बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता था, अतः उसके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब कुछ परिवार से हो जाता था, यानी कि सभी जो पशु पक्षी थे उसका परिवार हो जाता था। निकी रानी की पूंछ में झूलने लगता था। रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो गए। कहाँ पे आसीन हो गए? मयूर सिंहासन पर हम आसीन हो गए, ऐसा हमको उसकी पीठ पर बैठ के लगता था। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी, उसको पहचानता, हमको हमारी कमजोरियाँ जो थी उसको पहचानती थी, हमारी जो शक्ति थी वो भी उसको पता था। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वो दुल की चाल में, यानी कि हल्की हल्की चाल में इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथों की पतली संटी, यानी कि जो सोटी थी वो पतली सोटी को उसको पैर पर मार दी। चोट लगने की संभावना ही नहीं थी, परंतु इसमें न जाने उसका स्वाभाविक जो स्वाभिमान था वो आहत हो गया। किसका? रानी का। तो दुख ने स्मृति उभर आई, वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले उस सब को पकड़
बांध कर रखने का संकल्प कर लिया था। इतनी जोर से वो दौड़ने लगी। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित ही था, क्योंकि उतनी स्पीड से यानी कि इतनी जोर से दौड़ने लगी तो मेरा गिरना तो तय ही था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई। मैं उसके ऊपर से गिर गई तो रानी को भी एहसास होने लगा कि मैंने गलती की है। लौट आई और इस निश्चित खड़ी रह रही, जैसे पश्चाताप से प्रस्ताव प्रतीत हो रहा है। उसके मुंह से ऐसा लग रहा था कि वो पछता रही है। साथियों ने चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिन तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। जो देवी वर्मा है, महादेवी वर्मा ने क्या हुआ, वो गिर गई तो उसको क्या करना पड़ा, खटिए पर सोना पड़ा, क्योंकि आराम उसको करना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप से दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी और मेरे आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर रानी ने, यानी कि नानी, जो हमारी नानी थी, उसने एक सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। जब हम नया कपड़ा, कोई आभूषण लेते थे तो हम रानी को अवश्य दिखाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े 70 कानों पे वलय की तरह पहना दिए। मगर कड़े किसके लिए थे? भाई के लिए। मगर उसने उसको निकाल के किसको पहना दिया? रानी को। फिर हम सब खेल खेल में कड़ों को बात ही भूल गए। कड़े हमारे पास थे, ऐसे हम भूल ही गए। संध्या समय यानी कि शाम का टाइम हो गया। भाई ने कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तो खोज आरंभ हुई। कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपनी कानों को खूरों खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। यानी कि वहाँ पे मिट्टी थी, उसमें वो कड़े गिर गए थे और रानी ने इशारा किया कि यहाँ पे कड़े पड़े हुए जमीन के अंदर। किसी ने कुछ गहरा कुड़ा खोदकर दोनों कड़े वहाँ पे दबा दिए थे, यानी कि उसको वहाँ पे छुपा दिए थे। दंड तो किसी को भी नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई, क्योंकि रानी ने वो कड़े खोज दिए थे। उसकी वजह से क्या हुआ, रानी हमारे घर की पूरी तरह से सदस्य बन गई। एक घटना अपनी विचित्रता स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमारे रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था, यह कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि निरुपया घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट के दाना चाक खाकर सो रहा था। यानी कि रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया था और वो सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए, ये बच्चा कहाँ से आया। तो रामा ने बोला कि वो उसके पेट के अंदर सो रहा था और दाना पानी खाकर वहाँ पे सोया हुआ था। भाई ने उत्सुकता से पूछा, उत्साह में हो गए तो पूछा, और भी है अंदर? रामा ने स्वीकृति यानी कि सिर हिलाकर हाँ कहा कि अभी और भी अंदर है। अब तो विस्मित भी हुए और क्रोधित भी, क्योंकि रानी के जो तकलीफ थी वो हमारे से सहा नहीं जा रहा था। एक छोटे जीव कोई काम धाम तो है नहीं और अपने पीठ पर बैठकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटा रहता था। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले, तब बच्चे घोड़े पर और छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरे सेवा में रहेगी। भाई ने ऐसा एक आइडिया बनाया कि अब एक बच्चा और उसके पेट से अंदर निकाल देंगे, एक में रानी बेहेगी, एक में छोटा भाई बेहेगा और बड़ी घोड़ी में यानी कि रानी के ऊपर मैं बैठूंगा। सबकी एक एक हो जाती है। ऐसे रास्ता मुझे भी उचित जान पड़ा। जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया, यानी कि मैं ऐसा साहस नहीं कर सकती थी। एक और भी समस्या और एक हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट चीरेंगे कैसे? रानी का पेट कैसे काटेंगे? माँ की महीन सी सुई से तो सीना यानी कि जो सुई है छोटी सी, उससे अपना इसका जो सीना है यानी कि उसका जो पेट वो सिया नहीं जा सकता। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था। जो बड़ा सुइया जो था, तो यानी कि जो हम
बोलते हैं ना कि सीते हैं बड़ा कोई सामान, उसमें जो था वो रामा के पास था, तो रामा वो हमें को नहीं देने वाला, क्योंकि उसने अपने छुपा के अपनी कोठरी में रखता था। कुछ दिन के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण हुआ और न उसका प्रस्ताव कि उसका पेट चीर कर खा उसको घोड़ी को बाहर निकाले। इस तरह से ये कहानी यहाँ पे हमारी पूरी होती है। कहानी के पूरी होने के बाद जो मुहावरा है वो सभी को याद रखना है कि आंखों में बसना यानी कि हृदय के समान, जवाब दे देना यानी कि अंत हो जाना यानी कि नष्ट हो जाना। सभी बच्चों को खास एक हमारी तरफ से ऐसा है कि जो हमारा अब टेस्ट चालू हो जाता है, तो सभी टेस्ट में अपनी हाजिरी यानी कि पेपर अवश्य भरे। हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे ने अपने टेस्ट यहाँ पे जमा नहीं किए, वो भी जमा कराए। ये मैं यूट्यूब में वीडियो डालने के बाद आप सब अपने सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिसकी वजह से होता है कि अब हमारा लेसन कंटिन्यू चालू होगा और लेसन एक के बाद अपने आप यूट्यूब में अपलोड होने लगेगा। तो आप लोग सब बच्चे ये भूले बिना, और दूसरी चीज़ की जो आपकी वर्कबुक है वो वर्कबुक के अंदर ये लेसन को कंप्लीट करें, और जब हम बोले तब 1 से 12 तक के लेसन अभी तक के जो कंप्लीट हुए वो हमको प्रोजेक्ट के रूप में आपको जमा करवाने पड़ेंगे। तो आपने जो प्रोजेक्ट है उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो मार्किंग जो सिस्टम होती है उसमें प्रोजेक्ट के इंटरनल मार्क हमको छोड़ने पड़ते हैं। इसकी वजह से आप लोगों को ये वर्कबुक भी आपको कंप्लीट करनी है। अगर किसी बच्चे ने नहीं ली है तो वो ले ले और अपनी वर्कबुक कंप्लीट करके यहाँ पे किसी भी दिन हम बुलाए तो उसको जमा करवाए।